अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम बोन फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्चर सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। फ्रैक्चर इज़ अ मेडिकल टर्म फॉर अ ब्रोकन बोन, यानी कि फ्रैक्चर जो है मेडिकल टर्म में अगर हड्डी टूट जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो फ्रैक्चर हो गई है। और ये कब होगा कि जिस वक्त जो फिजिकल फोर्स जो बोन पे एक्सर्ट कर रही है वो बोन से ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो क्या होता है कि वो बोन जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। सो बोन कब ब्रेक होगी कि जब उनके ऊपर जो फोर्स या ट्रॉमा अप्लाई हो रहा है उसको वो बर्दाश्त ना कर सके, तो वो क्या होता है, वो टूट जाती है। अब कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स देख लें कि क्या क्या टाइप्स होती हैं फ्रैक्चर्स की। सबसे पहले सिंपल फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर। ये किसको कहते हैं? सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज्ड फ्रैक्चर उसको कहते हैं कि जिस वक्त स्किन जो है वो इंटैक्ट रहे, यानी कि हड्डी तो टूट गई है लेकिन जो स्किन है उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, यानी कि हड्डी ने टूट के उसको स्किन को जो है ना वो उसमें कोई वूंड वगैरह नहीं बनाया, उसको डैमेज नहीं किया, तो फिर उसको हम सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरी टाइप जो है वो कंपाउंड फ्रैक्चर है। कंपाउंड फ्रैक्चर जो है या ओपन फ्रैक्चर भी इसको कहते हैं। ये किस कब कहेंगे कि जिस वक्त बोन एंड्स जो हैं वो टूटने के बाद क्या होता है कि वो स्किन में पेनिट्रेट कर जाएं, यानी स्किन में चले जाएं और वहां पर जाके वूंड बना दें यानी जख्म बना दें, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर। इसके बाद जो है वो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। और ये कौन सा होता है कि जिस वक्त फ्रैक्चर जो है वो क्या करता है कि जो एडजेसेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कोई भी ऑर्गन जो उसके साथ पड़ा हुआ है उसको अगर वो डैमेज कर दे तो वो कॉम्प्लिकेटेड कहलाएगा। अब ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये सिंपल फ्रैक्चर है, तो इसके अंदर क्या है, बोन तो आपको ये नजर आ रही है कि ये ब्रेक हो गई, लेकिन जो स्किन है, जो इसके स्किन है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, तो ये इसको हम क्लोज्ड कहेंगे या सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल कंपाउंड देखें, इसमें क्या है, बोन ब्रेक होके वो क्या हुआ है कि उसने ये जो इसके स्किन है इस साइड के ऊपर, इसको क्या कर दिया, इसको डैमेज कर दिया, तो इसको हम इसलिए क्या कहेंगे, कंपाउंड फ्रैक्चर। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपाउंड फ्रैक्चर जो है वो शो किया हुआ है, तो इसके अंदर फिब्यूला अगर आप देखें तो वो टूट के बाहर आ गई हुई है, और उसने क्या किया है कि वो जो स्किन जो थी उसको बिल्कुल टीयर कर दिया, फाड़ दिया, तो ये फिब्यूला जो है ये टूट के, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी टिबिया तो ये मोटी वाली होती है ना, ये वाली, और ये फिब्यूला जो होती है वो क्या होती है, जो साइड पे आउटसाइड की तरफ जो होती है ये पतली होती है, बारीक होती है, तो ये फिब्यूला है, तो ये टूट के बाहर आई हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, इसने स्किन जो है उसमें एक वूंड जो है वो बना दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं तीनों को कंपेयर करके, क्योंकि हमने तीन टाइप्स की बात की ना, तो ये सबसे पहले देखें, ये क्लोज फ्रैक्चर है। क्लोज फ्रैक्चर में क्या है कि स्किन इंटैक्ट है, स्किन को कुछ मसला नहीं हुआ। ओपन जो है इसमें क्या हुआ कि इसने जो है टूट के क्या किया कि जो स्किन जो है उसको डैमेज कर दिया, यहाँ वूंड बन जाएगा। और जो कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो है बोन ब्रेक हुई है, और उसने आप ये देख सकते हैं ये रेड हो गए हुए हैं, यहाँ से इसकी जो लंग्स हैं इसके अंदर जो है उसको क्या कर रहा है, वो डैमेज कर रहा है। तो इस तरह से इसको कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं कि जिस वक्त जो बोन जो है वो फ्रैक्चर होने के बाद क्या करती है, ब्रेक होने के बाद क्या करती है कि जो एडजेसेंट ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर दे, तो हम उसको क्या कह देते हैं, हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। इसके बाद जो है, अब फ्रैक्चर की तो हमने बात कर ली, तो फिर रिपेयर की भी बात करनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि रिपेयर कैसे होती है। तो बोन जो है वो क्या है, लिविंग टिश्यू होता है, और इसमें क्या होता है कि जिस वक्त फ्रैक्चर हो तो उसके बाद वो क्या करती है, उसमें रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देती है। अब रिपेयर सिंपल फ्रैक्चर की हम बात करें कि वो 4 मेजर स्टेप्स जो हैं उसमें होता है। सबसे पहले स्टेप को कहते हैं हीमाटोमा और क्लॉट फॉर्मेशन। दूसरा जो है उसका स्टेप वो क्या है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। तीसरा स्टेप क्या है, बोनी कैलस फॉर्मेशन और कैलस ऑसिफिकेशन। और चौथा स्टेप जो है वो क्या है, बोन रीमॉडलिंग। इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले ये फिगर जो है इसमें चारों स्टेप्स जो है वो दिखाएं। सबसे पहले आप ये स्टेप देखें, ये कौन सा स्टेप है, हमारा स्टेप नंबर 1 है, हीमाटोमा फॉर्मेशन। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो क्या हुआ है कि वो जो बोन है वो ब्रेक हुई है,
और अब इसमें होता क्या है कि जिस वक्त बोन ब्रेक होती है तो जो बोन के अंदर आप ये देख सकते हैं ब्लड वेसल्स हैं, ये देखें ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ये क्या हुआ है यहाँ पर कि ये क्या होती हैं, ये जो है वो ब्रेक जो है हो जाती हैं। और इसके अलावा यही नहीं, जो सराउंडिंग एरिया है बोन के इर्द गिर्द जो एरिया होता है वो भी, जो टिश्यूज होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो वो भी टॉर्न हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और क्या होगा, हीमाटोमा होगा। हीमाटोमा मीन्स कि ब्लड जो है वो, क्योंकि ब्लड वेसल्स डैमेज हुई है ना, तो ये देखें, ये आप ये देख सकते हैं, ये ब्लड जो है ये बाहर आ गया और इसको हम हीमाटोमा कह देते हैं। यानी यहाँ जब ब्लड बाहर आएगा तो वो क्या करेगा कि वो एक मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड बना देता है और उसको हम क्या कह देते हैं, हीमाटोमा कह देते हैं। अच्छा, अब देखें कि और ये जो फ्रैक्चर साइट है यहाँ पर ये बन जाएगा। अब उसके फौरन बाद क्या होता है कि जो बोन सेल्स जो हैं, जाहिर है देखें कि जो बोन सेल्स हैं उनको जो ब्लड कैपिलरीज आ रही थी तो वो दे रही थी ना, न्यूट्रिशन वगैरह दे रही थी। तो अब क्योंकि वहाँ पर तो वो टीयर हो गई हैं, तो डैमेज हो गई हैं, तो अब और हीमाटोमा हो गया वहाँ पर। तो अब क्या होगा कि वो जो बोन सेल्स वहाँ पर होते हैं, फ्रैक्चर साइट के ऊपर होते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि वो जो, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो जो सेल्स इस एरिया में जो होंगे वो क्या होते हैं, दे डाई, वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जो टिश्यू जो होता है उस जगह पे वो कैसा हो जाता है, ये आप देख भी सकते हैं, स्वेल हुआ हुआ। तो टिश्यू जो होगा वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो स्वोलन हो जाएगा, फिर पेनफुल हो जाएगा, दर्द होगी वहाँ बड़ी, और इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, तो वो रेड हो जाएगा, हॉट होगा। इन्फ्लेमेशन की आपने पढ़ी हुई है, क्या क्या साइंस होते हैं, तो वो हो जाएगा उसके अंदर जो है वो मूव कर नहीं किया जा सकेगा उसको जो है। और उसके अलावा जो है वो पेनफुल हो जाता है, हीट हॉट होता है वहाँ से, और रेड हो जाता है वहाँ से। तो ये सारी जो है वो जो सिम्टम्स जो है वो आपको नजर आएंगी। इसके बाद सेकंड स्टेप के ऊपर आ जाए तो वो क्या है, दैट इज फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं। देखिए कि चंद दिनों के अंदर ही जो है क्या होता है कि बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस या कैलस जो है उसकी, सॉफ्ट कैलस भी इसको कहते हैं, सॉफ्ट कैलस जो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ तो हमने कहा था देयर टॉर्न, ब्लड कैपिलरी टूट गई हैं, डैमेज हो गई हैं। अब क्या हो रहा है, आप ये देख सकते हैं कि हीमाटोमा के अंदर ये देखें, ये ब्लड कैपिलरीज क्या हो रही हैं कि अब ये ग्रो कर रही हैं। यानी कि हीमाटोमा में क्या होगा कि ब्लड कैपिलरी जब ग्रो करेंगी तो फिर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन मिल रही है इस जगह को। और एक और भी चीज़ है कि जब ब्लड कैपिलरी जहाँ ग्रो करेंगी तो ब्लड के अंदर से क्या होगा कि उसके अंदर जो फेगोसिटिक सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि वो वहाँ से ब्लड कैपिलरीज में से बाहर आने के बाद ये जो एरिया सारे का सारा है यहाँ पर क्या होता है कि वो बाहर आ जाते हैं और इस एरिया को इन्वेड कर लेते हैं, और अब वो अपना काम भी शुरू कर देंगे। तो फेगोसाइट्स क्या करेंगे कि जो डेब्री यहाँ प्रेजेंट है उसको क्लियर करेंगे। डेब्री का क्या मतलब है कि वो जो टीयर हुई हुई थी, जो उनसे जो डेड टिश्यू जो पड़ा हुआ है वहाँ पर, जैसे बोन जो हमने कहा था कि जो टिश्यू है वहाँ पर वो क्या हो गया, वो डेड हो गया हुआ है। तो बोन सेल्स हैं, डेड बोन सेल्स हैं, उनको ख़त्म करेंगे। तो जो भी डेब्री है, यानी कि जो भी डेड सेल्स वगैरह या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं कि वो ख़त्म कर देते हैं। अब जो फ्रैक्चर जो है जब जिस वक्त रप्चर होता है ना, जिस वक्त यानी कि तो जब फ्रैक्चर होता है तो वो क्या करता है कि फ्रैक्चर जो है वो ये करता है कि उससे पेरियोस्टियम जो है वो, आपको पता है ना, जो बोन की जो सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको पेरियोस्टियम कहते हैं। तो जो पेरियोस्टियम जो होती है वो क्या होती है कि वो क्योंकि रप्चर हो गई है उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन और रिलीज शुरू हो जाती है न्यूमरस ऑस्टियोब्लास्ट, यानी क्या होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं बहुत सारे। अब जब वो बनना शुरू हो जाते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो मिल के कार्टिलेज जो है फॉर्मिंग सेल्स, आपको याद होगा कॉन्ड्रोसाइट्स उन्हें कहते हैं, तो उनके साथ मिलके वो क्या करते हैं कि वो सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, जो है वो पोरस मैस होता है वो, और उसको हम कहते हैं, और उसमें क्या होगा, बोन और कार्टिलेज होती है उसके अंदर प्रेजेंट, और हम उसको नाम क्या कह देते हैं, हम उसको कैलस कह देते हैं या कार्टिलेजिनस कैलस कह देते हैं। तो जो ये ब्रेक का जो ये एरिया था यहाँ पर क्या होता है कि ये फिर सॉफ्ट कैलस जो है वो क्या होती है, वो यहाँ बन जाती है।
अच्छा, अब क्या होगा कि जो कैलस जो है वो क्या करेगी कि वो जो ओरिजिनल ब्लड क्लॉट जो यहाँ पर प्रेजेंट था उसको रिप्लेस कर देती है, और ये जो एंड्स जो बोन के जो थी, जो टूटे हुए थे, इनको क्या करेगी, एक दूसरे के साथ होल्ड कर देती है। बोन्स के जो एंड्स हैं उनको होल्ड कर देगी। और ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस जो है, ये सारे का सारा के जिसमें जो है वो जो है ये कैलस फॉर्मेशन होती है या सॉफ्ट कैलस बनता है, ये 3 to 4 वीक्स लेता है। 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब इससे अगला जो स्टेप है वो क्या है, बोनी कैलस फॉर्मेशन, और इसको जो है हम कैलस ऑसिफिकेशन भी कहते हैं। अब ये जो बोनी कैलस फॉर्मेशन या जो ऑसिफिकेशन है, इसमें क्या होता है कि जिस वक्त ये सॉफ्ट कैलस बन गया ना ये वाला, तो उसके बाद क्या होता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही क्या होता है कि ग्रेजुअली जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है हार्ड बोनी कैलस में। यानी कि अब स्पॉन्जी बोन जो है उसका हार्ड बोनी कैलस जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। और बोनी कैलस फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू कब तक रहती है कि जब तक एक फर्म यूनियन, यानी कि मजबूत किस्म का यूनियन जो है वो जो है तकरीबन 2 हफ्ते इसमें लगते हैं, तो सॉरी 2 महीने लगते हैं। तो उतने में क्या होता है कि बड़ा एक फर्म सा यूनियन जो है वो बन जाता है। अब जो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या करेंगे कि वो जो कार्टिलेज थी उसको ब्रेक करेंगे, और जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो क्या करते हैं कि उसको बोन के साथ रिप्लेस करना शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो है ये जो है बोनी कैलस जो है स्पॉन्जी बोन का ये यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो कार्टिलेज को ब्रेक डाउन करते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे कि उसको बोन से रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएं। ये देखें, ये है बोन रीमॉडलिंग, कि अब जो है बोन जो है उसमें रीमॉडलिंग होगी। यानी कि अब देखें कि होता है क्या इसके अंदर कि जिस वक्त जो होता है ना, ये कब होती है सबसे पहले, जिस वक्त कॉम्पैक्ट बोन जो है वो बननी शुरू हो जाती है, और उसमें जो ऑस्टियोन्स जो होते हैं ना दोनों साइड से, यानी कि ये है ना आपके जहाँ से ब्रेक हुआ था, असल में आप देखें पता भी नहीं चल रहा यहाँ से ब्रेक हुआ था, तो कि जो ये वो ब्रेक की साइड है ना, तो इसके दोनों साइड यानी इस साइड पे भी और इस साइड पे भी आप ये देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल, आपको ये नजर आ रहे हैं, ये और ये ऑस्टियोन्स हैं असल में। तो ये क्या करते हैं कि जो ऑस्टियोन्स जो दोनों साइड्स हैं ना ब्रेक की, वो एक्सटेंड कर देते हैं जो जहाँ फ्रैक्चर था ना उसके क्रॉस, यानी ये इधर से एक्सटेंड करेंगे और ये इधर से एक्सटेंड करेंगे। तो उससे क्या होता है कि ये जो है वो बोन को कनेक्ट कर देते हैं। अब जो होता क्या है कि जिस वक्त ये काम हो रहा होता है, तो उसमें जिस वक्त जो होता है ना, जो साइट थी जहाँ हीलिंग हो रही है फ्रैक्चर की, तो वहां पर जितना डैमेज टिश्यू को जरूरत होती है ना रिप्लेस करने की, तो उससे ज्यादा बोन जो है अक्सर जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो अब होगा क्या कि इसके बाद जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या करते हैं कि वो जो एक्सेस जो होती है ना उसको वो क्या करते हैं, वो रिमूव कर देते हैं, और जो फाइनल आपको जो रिजल्ट मिलता है रिपेयर का, वो जो बोन होती है वो बिल्कुल जैसे ओरिजिनल, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये क्योंकि ये ज्यादा मटेरियल है ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ आके आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जो ओरिजिनल जो थी उसकी तरह से हो जाती है, और यहाँ जो एक्सेस जो होती है उसको क्या होता है कि जो बिल्कुल जो फाइनल स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि जो एक्सेस जो बन गई थी जो ओरिजिनल की तरह, क्योंकि उसको लेके आना है, तो वो क्या होती है कि वो रिमूव हो जाती है, और इससे क्या होगा कि जो रीमॉडल जो एरिया होगा उसका जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल अनब्रोकन रीजन जैसा ही हो जाता है, क्योंकि एक्सेस जो होती है उसको ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिमूव कर देते हैं। अब इसमें देखें कि जो ये बिल्कुल उसी तरह से रिस्पॉन्ड भी करेगी कि जिस तरह से जिस तरह से जो भी सेट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेसेस को बोन जो थी ओरिजिनल बोन रिस्पॉन्ड कर रही थी, अनब्रोकन बोन रिस्पॉन्ड कर रही थी, उसी तरह से ये जो अब ये रीमॉडल बोन है ये भी उसी तरह से जो मैकेनिकल स्ट्रेसेस हैं उनको ये क्या करेगी कि ये रिस्पॉन्ड करेगी। तो अब ये जरा देख लें आप, ये ऑस्टियोन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये ऑस्टियोन है, एक को बाहर निकाल के दिखाया, ये असल में ये ऑस्टियोन सारे पड़े हुए हैं ये वाले। ये
तो ये जिस वक्त ग्रो करते हैं दोनों साइड से, तो वो क्या करते हैं कि वो बोन को अच्छी तरह से आपस में यूनाइट कर देते हैं। इसके बाद ये तो हमने बात करी है बोन रिपेयर की। इसके बाद इंजरीज टू जॉइंट्स। अब होता क्या है कि जिस वक्त कोई टॉर्शन है या सडन, टॉर्शन का क्या मतलब है कि जो है ना साइड और जॉइंट की है, जैसे ये साइड है इसकी जॉइंट की, तो इसको जब कोई सडन इम्पैक्ट आता है साइड से तो क्या होता है कि वो डिवास्टेटिंग हो सकता है, यानी डैमेजिंग हो सकता है। अब डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट कहते हैं किसको है कि डिसलोकेटेड जॉइंट जो होता है वो जॉइंट होता है कि वो जो अपनी जगह है उससे क्या हो जाता है, वो डिसलोकेट हो जाता है, यानी स्लिप हो जाता है वहां से। यानी जैसे ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल एनाटॉमी है कि ये था यहाँ पर, ये देखें आप यहाँ पर जॉइंट है, लेकिन क्या होगा अगर डिसलोकेशन होगी तो ये क्या होगा कि ये जो इसकी ये जगह जहाँ पर ये था उससे देखें ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो ये ह्यूमरस दिखाई हुई है और ये स्कैपुला आप देख सकते हैं ये है, और ये क्या होगी, ये क्लेविकल। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है वो होता क्या है कि शोल्डर डिसलोकेशन आपको शो की है। तो जिस वक्त डिसलोकेशन होती है तो उसके अंदर देखें क्या होगा कि सबसे पहली बात कि हमें ये देखना चाहिए कि वो होती कब है कि जब एंड्स ऑफ बोन्स जो होते हैं वो क्या होता है कि वो अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है, आप यहाँ देख सकते हैं इसको, उससे क्या होते हैं कि वो दे आर फोर्स्ड फ्रॉम इट, यानी कि कोई भी ऐसा फॉल हो गई है या कोई भी मतलब गिर गए हैं या कोई चोट आ गई है या कोई ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो बोन है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से क्या हो गई है, अलग हो गई है। तो हमने इसको कहा कि ये डिसलोकेट हो गई है। अब अगर स्फीयर डिसलोकेशन है तो उससे होता क्या है कि देखें कि सबसे पहली बात कि ये जो था जैसे ह्यूमरस की हम बात कर रहे हैं तो इसको इस जगह के ऊपर होल्ड किस चीज ने करके रखा हुआ है। तो आपको याद होगा, आपने इसके कई स्ट्रक्चर देखे हैं कि सबसे पहले जो बोन्स होती हैं उनको एक तो लिगामेंट्स होते हैं जो बोन टू बोन जो है उसको जोड़ते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसके ऊपर क्या होंगे, मसल्स, और मसल्स आके अटैच किसके ऊपर होते हैं, फिर बोन के ऊपर लिगामेंट्स ने तो बोन को बोन से जुड़ा होता है ना, लेकिन वो जो आपका आ रहा है जो उसके ऊपर मसल्स अटैच्ड होते हैं वो क्या होते हैं कि वो टेंडन के थ्रू जो होते हैं वो बोन पे अटैच्ड होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जिस जिस चीज ने जो बोन्स थी उनको एक दूसरे से होल्ड करके रखा हुआ था, एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखा हुआ था, वो भी क्या होंगी, वो अगर स्फीयर डिसलोकेशन होती है तो उसमें उनकी भी टीयरिंग हो जाएगी, वो भी टूट जाएंगी। जैसे कि मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं कि जो कि सपोर्ट कर रहे थे जॉइंट को, वो भी क्या होंगे, वो भी टूट जाएंगे। अब सिम्टम्स इसकी क्या होंगी कि जिस वक्त ये डिसलोकेशन होती है उस वक्त स्वेलिंग हो जाती है, इंटेंस पेन होती है यानी शदीद दर्द होती है, और इसके अलावा क्या होता है कि वो जो अफेक्टेड जॉइंट है ना वो आप हिला नहीं उसको सकते, इमोबिलिटी उसमें हो जाती है क्योंकि दर्द इतनी ज्यादा है कि आप उसको मूव नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि वो अपनी पोजीशन में ही नहीं है तो आप उसको हिलाएंगे कैसे, तो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया ना, अपने अलग हो गया वहां से, तो आप उसको मूव नहीं कर सकते। अब मोस्ट कॉमन जो कॉजेज होती हैं कि जिनकी वजह से डिसलोकेशन होती है वो क्या है, वो है ब्लो। ब्लो मीन्स कि अगर आपको जो है जैसे किसी ने अटैक किया है, हिट किया है, मारा है, तो उससे हो सकती है। उसके बाद फॉल, गिर गए हैं आप, वो हो सकती है। इसके अलावा कोई भी ट्रॉमा हो सकता है कि जिसकी वजह से जॉइंट जो है वो जो है उसके ऊपर क्या हो कि वो स्लिप हो जाए, उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस आ जाए इस तरह से कि वो वहां से अपनी जगह जो है उससे स्लिप कर जाए, तो हम उसको जो है उसको डिसलोकेशन कह देते हैं। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है, ये तो हमने ये कॉजेज की ना नॉर्मली जो होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो डिसलोकेशंस जो होती है ना वो डिजीज की वजह से भी हो सकती है, और इसके अलावा डिफेक्टिव लिगामेंट, यानी अगर लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी डिसलोकेशन, क्योंकि लिगामेंट से जुड़ा हुआ है ना जो बोन को बोन के साथ, तो अगर उसमें वो डिफेक्टिव होगा तो जाहिर है उससे भी डिसलोकेशन हो सकती है। अब मैंने बात की डिजीज की, तो डिजीज से भी मैंने कहा कि डिसलोकेशन हो सकती है, तो इसको जरा देखें कि कैसे हो सकती है। ये देखें जरा, इसमें डिजीज से जो होती है वो उसमें आपका आ जाता है, जैसे रिमोटाइड आर्थराइटिस है ये देखें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके अंदर क्या होता है कि जो है ना इसकी वजह से भी जो है वो जॉइंट्स जो होते हैं उनमें डिसलोकेशन हो सकती है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी शदीद किस्म की ये देखिए हाथ है,
किस कदर जो है वो इसके अंदर डिस्लोकेशन हो चुकी हुई है, और डिफॉर्मेशन देखें अगर उसकी वजह से हो गई है, यानी कि जो एक खास हाथ की शेप थी वो तक खत्म हो गई है, तो डिस्लोकेटेड जॉइंट जो होता है वो जो है वो इस केस में भी जो है वो डिस्लोकेशन हो सकती है। अब वो जो डिस्लोकेटेड जॉइंट है उसके ऊपर दोबारा आ जाते हैं। डिस्लोकेटेड जॉइंट जो है ये देखें, इसके बारे में एक बात याद रखें कि इसको सक्सेसफुली रिड्यूस किया जा सकता है नॉर्मल पोजीशन में, उसको रिडक्शन कहते हैं। लेकिन ये काम आपने करने की कोशिश नहीं करनी, ये काम जो है ट्रेंड मेडिकल जो प्रोफेशनल जो होते हैं ये वो उसको सक्सेसफुली जो है उसको कर सकते हैं। तो कई केसेस में ऐसा भी होता है कि जो है वो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। सर्जरी की ज़रूरत उस सूरत में होती है कि अगर जो है वो लिगामेंट्स जो हैं वो जो स्ट्रेच हो गए या डैमेज हो गए हैं तो उनको रिपेयर करना पड़ सकता है, या अगर स्ट्रेच हो गए हैं बहुत ज़्यादा तो उनको टाइट करने की भी ज़रूरत होती है, तो वो सर्जरी के थ्रू ये काम किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो आ जाती है स्प्रेन। स्प्रेन क्या है? इज एन इंजरी टू अ लिगामेंट, कि अगर लिगामेंट जो है उसको इंजरी आ जाती है तो वो क्या है, वो स्प्रेन हम उसको कह देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो इंजर्ड लिगामेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं? एंकल में होते हैं, फिर नी में होते हैं और रिस्ट में होते हैं। ये जो आप जो एग्जांपल देख रहे हैं इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये एरिया, तो ये एंकल जो है उसमें जो है ये इंजरी शो कर रहा है, तो ये इसको हम स्प्रेन कह देते हैं। अब लिगामेंट्स जो है वो जो इंजर होते हैं वो होते कैसे हैं कि असल में जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेच हो जाएं, यानी जैसे पाँव एकदम से आपका मुड़ गया है ज़ोर से, तो उससे क्या होता है कि वो जो लिगामेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो स्ट्रेच हो जाते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन से, तो उससे स्प्रेन हो जाती है। अब स्प्रेन अगर हो गई है तो करें क्या? तो उसको सबसे अच्छी बात यह है कि आप चलने फिरने की कोशिश ना करें। स्प्रेन जो होती है उसको क्या करना चाहिए, उसको रेस्ट देना चाहिए। उसके अलावा जो स्प्रेन्स जो हैं उनको ट्रीट जो है कंजर्वेटिवली, यानी कि कंजर्वेटिवली मीन्स के जिसमें आपके कोई ऑपरेशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसको कहते हैं नॉर्मल जो आम तरीके जो हैं जिनको हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो क्या है कि ट्रीटमेंट्स जो दी जाती हैं उसमें आइसिंग है। आइसिंग मीन्स कि वो बर्फ़ जो है वो जो आपका जहाँ स्वोलन हुआ है वहाँ उसके ऊपर रखें ताकि वो स्वेल जो जगह हुई हुई है वो इन्फ्लेम जो हुई हुई है वो जो है वो क्या हो वहाँ से स्वेलिंग ख़त्म हो जाए। इसके अलावा फिज़िकल थेरेपी दी जाती है। इसके बाद जो है वो ड्रेसिंग्स की जाती हैं, बैंडेजेस या आइस रेप्स कहते हैं उनको। ड्रेसिंग जो होती है यानी कि आपने क्या किया कि कोई भी उसको मतलब होल्ड करने के लिए जो चीज़ यूज़ कर ली। बैंडेजेस जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपका कोई भी है जैसे गॉज है या कोई भी मटेरियल है तो जिससे आप उसको सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा आइस रेप्स होते हैं जिसको आप गर्म पट्टी भी कहते हैं, तो वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, तो वो जब आप उसको कस के बांधते हैं तो वो जगह हिलती नहीं है। तो इस तरह से मकसद क्या है कि उसको असल में आपने सारे काम करने का, ड्रेसिंग का, बैंडेज का, आइस रेप्स लगाने का मकसद क्या है कि हम जो स्प्रेन जो है उसको हम इमोबिलाइज करें, ताकि इमोबिलाइज जब होगी तो क्या होगा कि वो हिलेगा नहीं आपका जो, और वो दर्द नहीं आपका करेगा ज़्यादा, और उसको हील करने में हेल्प मिलेगी और उसको सपोर्ट भी जो है वो इससे मिलेगी। तो इस तरह से जो है वो क्या होता है कि आप स्प्रेन जो है उसको आप जो है वो ठीक कर सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम टू हील के जब तक आपका वो मोच वगैरह जो है वो ठीक ना हो जाए। इसके बाद ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन के लिए। अब इसमें करें क्या कि जैसे कोई भी डिसऑर्डर है स्केलेटन का तो आप फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रॉम्प्ट एंड प्रॉपर फर्स्ट एड जो है वो चांसेस ऑफ कंप्लीट रिकवरी को बढ़ा देती है। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है? फौरन, और प्रॉपर सही तरह से, सही वाली जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो उसके मुताबिक आप फर्स्ट एड दें, तो उससे क्या होगा कि कंप्लीट रिकवरी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब अक्सर जो है वो क्या होता है कि सिविरिटी बोन फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट है वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, कॉज पे कि किस वजह से हुआ है, और दूसरा कि अफेक्टेड पार्ट कौन सा है। ये दो चीज़ें जो है वो बताएंगी कि जो बोन फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट है वो कितनी सीवियर है, कितनी शदीद है। जितना ट्रॉमा ज़्यादा होगा उतनी ही जाहिर है, या पार्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा पार्ट है कि जो अफेक्ट हो रहा है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि किसी का जो जॉइंट डिसलोकेट हो गया या फिर बोन फ्रैक्चर हो गया तो फिर आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, आप क्या क्या करेंगे। सबसे पहली बात
कि आप जो फ्रैक्चर बोन है या डिसलोकेटेड जॉइंट है उसको इमोबिलाइज करें, और लेकिन आपने खुद उसको मैनिपुलेट नहीं करना, यानी खुद से उसको नहीं कोशिश करनी जी मैं आपकी बोन को वापस उसकी जगह पे लगा दूंगा, तो ये काम नहीं करना। उसको पुल नहीं करना, उसको रीअलाइन जो है इंजर्ड जॉइंट है या बोन है उसको रीअलाइन करने की कोशिश नहीं करें। ये काम जो है प्रोफेशनल के लिए छोड़ दें। आपने क्या करना है, आपने उसको इमोबिलाइज करना है, यानी कि वो मूव ना करे। इसके बाद जो है वो आपने अगर पॉसिबल हो तो उसके ऊपर आइस पैक या कोल्ड पैक उसे हम कहते हैं, तो वो जो अफेक्टेड पार्ट है उसके ऊपर जो है उसको लगाएं, ताकि क्या हो कि वो जो स्वेलिंग वगैरह जो हो रही है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। उसके बाद तीसरा जो काम जो आपने करना है वो क्या है कि जो विक्टिम है यानी कि जो इसका शिकार हुआ है उसको आपने पोजीशन ऑफ कंफर्ट में रखना है, ताकि वो जो है वो उसको तकलीफ जो है वो कम से कम महसूस हो। इसके बाद जो आप काम कर सकते हैं वो क्या है कि आप जो अफेक्टेड एरिया है ना उसको आप सपोर्ट दें। सपोर्ट स्लिंग से दी जा सकती है, जैसे हम वो जो अगर बाजू टूट गया तो हम क्या करते हैं उसके अंदर वो जो डाल के कोई भी कपड़ा है कोई भी चीज़ है उससे हम उसको बांध देते हैं ताकि वो हिले ना। इसी तरह स्प्लिंट्स लगा देते हैं, जैसे बोन अगर फ्रैक्चर हो गई है तो वहाँ पर आप कोई भी चीज़ लगा के ताकि वो मूव ना करे, तो वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि विक्टिम की भी बात सुने कि वो आपको क्या कह रहा है, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद जो है अगर डिसलोकेशंस जो है वो हिप की है, एंकल की है या लेग जॉइंट है, या फिर अगर कंपाउंड फ्रैक्चर है तो उसके लिए जो है विक्टिम जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, ताकि उसको आप ज़्यादा तकलीफ़ के बगैर, ज़्यादा उसकी कंडीशन को ख़राब किए बगैर आप हॉस्पिटल में पहुंचा सकें, और उसको जो है वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो आपने दे दी थोड़ी बहुत, तो वहाँ पर प्रॉपर इलाज उसका हो सके। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।